Hello students, again welcome back to the live session of class 8 physics chapter 4 energy. So students, in today's lecture we are going to start our chapter 4 energy. So students, first of all let's discuss about the energy, the term energy. So students, in previous classes, in junior classes you have studied the term energy. क्लास 7 की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी आपने चैप्टर को डिस्कस किया होगा एनर्जी को, और आपने एनर्जी और उससे रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स को स्टडी किया होगा. तो बेसिकली एक तरह से मैं वापस से आपका यहाँ पे एक रिवीजन करा रहा हूँ इस टर्म का, एनर्जी का, जिसके बाद हम कुछ और हायर कंसेप्ट्स को स्टडी करेंगे जो आपके क्लास 8 से रिलेटेड होंगे. सो एनर्जी की मैं बेसिकली बात करूँ, सो हम कोई भी अगर वर्क करते हैं, कोई भी हम वर्क करें अगर अपनी डेली लाइफ में अपनी बॉडी के थ्रू, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की. लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर मैं किसी मशीन की बात करता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट एनी मशीन. फॉर एग्जांपल, जैसे मैं सिंपली बात करूँ, जैसे घर में क्या होते हैं, घर में जैसे कि फैंस होते हैं. क्या होते हैं हमारे पास घर में? फैंस होते हैं. तो फैंस आपको पता है क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं विंड को. किसको प्रोड्यूस करते हैं? विंड को प्रोड्यूस करते हैं. सो फैंस को ऑपरेट करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है किसकी? रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रिसिटी की. और इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो क्लास 7 के अंदर आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है. सो इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो फैन को हमने क्या प्रोवाइड की? इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इसको प्रोवाइड की हमने एनर्जी. और तब फैन क्या हुआ? तब फैन ऑपरेट हुआ, इसने वर्क किया, और वर्क करके इसने क्या प्रोड्यूस किया? यहाँ पे विंड को प्रोड्यूस किया. सो स्टूडेंट्स, एनर्जी बहुत ही इसेंशियल है क्या करने के लिए? वर्क करने के लिए. इसी वजह से एनर्जी को क्या बोलते हैं हम? एनर्जी को हम बोलते हैं द कैपेसिटी टू डू वर्क. मीन्स वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको एनर्जी बोलते हैं. सो स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ से आपको टर्म समझ में आ गई होगी एनर्जी. नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और टर्म आई हमारे पास, वो आता है वर्क. सो लेट्स टॉक अबाउट द टर्म वर्क. तो वर्क के बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं. वर्क होता क्या है, कैसे हम इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक वर्क. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक the definition of work और how we can say that work is done. हम कैसे बोल सकते हैं? So basically अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ यहाँ पे work की, so work is said to be done when a force produces motion, or in other words a body undergoes some displacement. सो वर्क डन कब होगा, या कब हम बोल सकते हैं कि वर्क डन हुआ? व्हेन अ बॉडी, अगर कोई बॉडी है हमारे पास और उस बॉडी पे हमने क्या किया? एक फोर्स को अप्लाई किया. अब फोर्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो फोर्स आपको पता है, फोर्स को हम सिंपली क्या बोलते हैं? फोर्स इज सिंपली अ पुश और अ पुल ऑन अ बॉडी. जब हम एक बॉडी को पुश करेंगे या पुल करेंगे, मीन्स हम उस बॉडी पे क्या अप्लाई करेंगे? हम उस बॉडी पे अप्लाई करेंगे फोर्स को. सो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन, यानी कि जब एक फोर्स क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा मोशन को, जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे किसी भी बॉडी पे. या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं वो बॉडी कहाँ पे जाएगी? वो बॉडी जाएगी डिस्प्लेसमेंट पे, यानी कि वो डिस्प्लेसमेंट को शो करेगी. सो स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन को एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पे मैं अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ. यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे क्या है? हमारे पास यहाँ पे ये एक ब्लॉक है और ये एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है. तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया? ये हमारा यहाँ पे हो गया एक सरफेस. सो ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास है m मास है इसका. सो हमने यहाँ पे क्या किया? हमने इस डायरेक्शन से यहाँ पे क्या अप्लाई किया? यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई किया. अब जैसे ही फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये जिस डायरेक्शन से हम फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन
में क्या करेगा, यहाँ पे मूव करेगा, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। अब मूव करेगा तो इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, इसकी इनिशियल पोजीशन है हमारी ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। तो जैसे ही फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस ब्लॉक में क्या होगा, ये ब्लॉक शो करेगा डिस्प्लेसमेंट को, और डिस्प्लेसमेंट को शो करके ये क्या करेगा, अपनी पोजीशन में चेंज करेगा। सो अब यहाँ पे क्या हुआ, अब ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी फाइनल पोजीशन हो गई। सो जैसा आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये यहाँ पे क्या है, इनिशियल पोजीशन है, ये यहाँ पे क्या है, फाइनल पोजीशन है, और दोनों यहाँ पे क्या है, दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, और इसी को हम यहाँ पे नाम देंगे डिस्प्लेसमेंट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बोलेंगे कि इस ब्लॉक ने क्या हुआ, या इस ब्लॉक पे क्या हुआ है, इस ब्लॉक पे वर्क डन हुआ है, या इस ब्लॉक ने क्या किया है, इस ब्लॉक ने वर्क किया है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपके यहाँ पे समझ में आ गई है टर्म वर्क क्या होता है, कैसे हम वर्क को बोलेंगे कि वर्क इज़ डन, कैसे वर्क हुआ है यहाँ पे। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क। अब हम बात करते हैं वर्क की, कि वर्क को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो अगेन वापस से एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे वर्क का, जो भी हमने ब्लॉक का एग्जांपल लिया था। सो यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक तो फोर्स अप्लाई की, साथ साथ वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ। सो वर्क को यहाँ पे हम सिंपली बोल सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वी कैन सिंपली से यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम, डिस्टेंस मूव्ड in the direction of force। सो वर्क क्या हुआ यहाँ पे, वर्क को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो स्टूडेंट्स, अब मैथमेटिकली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो वर्क को हम डिनोट करेंगे W से, फोर्स को हम डिनोट करते हैं F से, और डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं स्मॉल s से। सो ये क्या हो गया, ये यहाँ पे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, वर्क का। सो सिंपली यहाँ पे हम बोल सकते हैं, इस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को हम सिंपली यहाँ पे बोल सकते हैं, इफ़ a force F acts on a body and moves it a distance S in its own direction। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को, इफ़ अ फोर्स F, जब एक फोर्स F एक्ट करेगी कहाँ पे, किसी बॉडी पे, और एक्ट करने के बाद वो बॉडी क्या करेगी, वो बॉडी मूव करेगी एक डिस्टेंस S इन इट्स ओन डायरेक्शन। मीन्स जिस डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, जिस डायरेक्शन में हम उस फोर्स को अप्लाई करेंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क। सो स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन है ये, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्मूले का वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। आई होप आपको यहाँ पे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अगेंस्ट यानी कि जब हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे किसके अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट जब हम वर्क करेंगे, सो तब वर्क डन क्या होगा। सो अब सिंपली बात करते हैं हम अर्थ की, तो जो हमारा प्लैनेट अर्थ है तो उसकी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। सो अब बात करते हैं उसी ग्रेविटेशनल फोर्स की, उस ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है। सो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सो ग्रेविटी भी क्या है, ग्रेविटी भी एक तरह की फोर्स है। क्या है, ग्रेविटी एक तरह की फोर्स है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, अर्थ की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स द surface of earth
सो जो अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो क्या करती है, कोई भी चीज़ हो उसको कहाँ पे पुल करेगी, उसको अर्थ के सरफेस पे पुल करेगी। सो इसी वजह से क्या होता है, जब भी हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं किसके अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट, सो वहाँ पे बहुत ही लॉट्स ऑफ एनर्जी की क्या होती है, हमें रिक्वायरमेंट होती है। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह से वर्क डन होगा अगेंस्ट द ग्रेविटी। सो स्टूडेंट्स लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर। सो सपोज a body of mass m। सो हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास क्या है, m है, इज लिफ्टेड वर्टिकली upwards through a distance h। सो हमारे पास एक बॉडी थी जिसका मास था m, उसको हमने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में क्या किया है, लिफ्ट किया, यानी कि अर्थ के सरफेस से कहाँ पे लेके जा रहे हैं, हम उसे ऊपर की साइड लेके जा रहे हैं। तो उस पर क्या होगा, उस पर वहाँ पे फोर्स लगेगी। कौन सी फोर्स लगेगी, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। सो इन दिस केस, सो इस केस की अगर हम बात करें, द फोर्स रिक्वायर्ड to lift the body will be equal to weight of the body means m into g। सो यहाँ पे m क्या है, मास, और g क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सो अब बात करते हैं यहाँ पे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की, मीन्स कैसे हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। सो लेट्स डिस्कस हाउ वी कैन रिप्रेजेंट वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी मैथमेटिकली। सो हमारे पास यहाँ पे क्या था, एक ब्लॉक था, ये हमारे पास ब्लॉक सरफेस पे था, इसका मास था m, इसको हम क्या कर रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मीन्स यानी कि हमें फोर्स लगानी पड़ेगी यहाँ पे, कहाँ पे, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगी, मीन्स g लगेगी, m g कहाँ पे लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा m g के इक्वल हो जाएगा, मीन्स मास इंटू ग्रेविटी। सो मैथमेटिकली हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे work done in lifting a body is equal to weight of the body into vertical distance। It means how much distance we have lifted this body in upward direction। So dear students, mathematically हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे वर्क डन को, जब भी हम क्या करेंगे, किसी बॉडी को लिफ्ट करेंगे, कहाँ पे, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। सो तो वर्क डन वहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन हमारा इक्वल हो जाएगा वेट ऑफ द बॉडी, बॉडी का कितना वेट था और कितना वर्टिकल डिस्टेंस हमने वहाँ पे क्या किया है, उस बॉडी को लिफ्ट किया है इन अपवर्ड डायरेक्शन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ वेट ऑफ द बॉडी, बॉडी का जो वेट होगा वो क्या होगा। सो बेसिकली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो बॉडी का वेट था वो क्या था, मास की अगर मैं सिंपली यहाँ पे बात करूँ तो मास हमें गिवन था m। नाउ अब हम बात कर रहे हैं वेट की। सो जब भी हम बात करते हैं वेट की तो वहाँ पे क्या ऐड हो जाता है, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी ऐड हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट हम कहाँ पे लेके जा रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। सो जो इसका वेट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वेट हो जाएगा यहाँ पे मास इंटू ग्रेविटी इंटू वर्टिकल डिस्टेंस। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका वेट जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी। सो इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मास को m, ग्रेविटी g हो जाएगी हमारी और वर्टिकल डिस्टेंस h। सो बेसिकली सिंपली यहाँ पे जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, हमारा वर्क डन इज इक्वल टू m
mgh मीन्स मास इंटू ग्रेविटी इंटू वर्टिकल डिस्टेंस और हाइट। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला होगा इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम यूज करेंगे जब हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और किस केस में, जब हम क्या करेंगे, किसी बॉडी को हम अगेंस्ट ग्रेविटी क्या करेंगे, उसको मूव करेंगे, मीन्स हम उसको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है यहाँ पे, ये हमारा वर्क डन है अगेंस्ट ग्रेविटी। जब भी हम वर्क डन करेंगे किसके अगेंस्ट करेंगे, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करेंगे यहाँ पे। सो बेसिकली जो वर्क होगा हमारा वो किसके इक्वल हो जाएगा, mgh, वेयर W, अगर मैं बात करूँ W की तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है। M की बात करूँ अगर मैं यहाँ पे, तो M क्या है यहाँ पे, मास ऑफ दी बॉडी, बॉडी का जो मास है यहाँ पे। नाउ जी की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होगा यहाँ पे, ये होगा हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। सो ये हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ बात करूँ अगर मैं यहाँ पे h की, तो h क्या हो जाएगी, h हो जाएगी हमारी यहाँ पे हाइट थ्रू विच द बॉडी इज लिफ्टेड। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये हमारे यहाँ पे हो जाएगी हाइट। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे टू कैलकुलेट द वर्क डन इन ऑल दोज केसेस वेयर द ऑब्जेक्ट इज बीइंग लिफ्टेड अपवर्ड्स अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं यहाँ पे यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की यूनिट क्या होगी। सो बेसिकली सबसे फर्स्ट हम इसके फॉर्मूले को देखते हैं, फॉर्मूले से हम यहाँ पे फाइंड करते हैं इसकी यूनिट क्या होगी। सो बेसिकली वर्क जो होता है, वर्क किसके इक्वल होता है, वर्क किसके इक्वल होगा हमारा यहाँ पे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा वहाँ पे, जिसको हम रिप्रेजेंट एस से कर रहे हैं यहाँ पे। नाउ अब अगर मैं बात करूँ फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होगी, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है हमारी, वो होती है न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट यहाँ पे ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास, मीटर हो जाएगी। नाउ वर्क, वर्क की क्या यूनिट हो गई यहाँ पे हमारे पास, वर्क की हमारी यूनिट हो गई यहाँ पे न्यूटन मीटर। सो न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ द वर्क विच इज ऑल्सो नोन एज, सो जो न्यूटन मीटर है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जूल। सो न्यूटन मीटर इज ऑल्सो नोन एज जूल। सो यहाँ पे बेसिकली जो एसआई यूनिट होगी वर्क की, वो क्या हो जाएगी हमारी, द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। नाउ अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वन जूल, व्हाट इज वन जूल, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज वन जूल और व्हाट डू मीन बाय वन जूल, सो बेसिकली सिंपली आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे, वन जूल इज डिफाइंड एज द वर्क डन is defined as the work done in moving a body after applying a force of 1 Newton and the body displaces 1 meter। means 1 जूल क्या होगा, 1 जूल हमारा वो वर्क डन होगा जो हम किसी बॉडी को क्या करेंगे, 1 मीटर डिस्प्लेस करेंगे आफ्टर अप्लाइंग 1 न्यूटन फोर्स। सो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, किसको डिफाइन कर सकते हैं हम यहाँ पे 1 जूल को और सिंपली 1 न्यूटन मीटर को। सो बेसिकली जब भी हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे वर्क की अगर आपसे यूनिट पूछी जाएगी, सो बेसिकली आपको अगर वर्क डन वहाँ पे पूछा गया तो आप वहाँ पे क्या करोगे, यूनिट में उसको क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे। सो देन वहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, वहाँ पे आपको जनरली जूल का यूज़ करना है। सो जूल यूनिट आप क्या करोगे, यूज करोगे। आप न्यूटन मीटर को भी यूज कर सकते हो, बट ज्यादा प्रेफरेंस आप जूल को दोगे। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे कोई सी भी यूनिट यूज कर सकते हो। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है यहाँ पे कंडीशंस फॉर वर्क टू बी डन। मीन्स क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए हमारे पास जिससे हम बोल सके कि हाँ जो वर्क है वो डन हुआ है। सो कंडीशंस फॉर वर्क टू बी डन। सो डियर स्टूडेंट्स, वन बाय वन मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा जिन पॉइंट्स से हम बोल सकते हैं कि जो वर्क है वो डन हुआ है। सो सबसे फर्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट होगा हमारा वो ये होगा, अ फोर्स
must be applied on the ऑब्जेक्ट। मीन्स अगर हमें क्या करना है, वर्क डन करना है, देन हमें जिस ऑब्जेक्ट पे वर्क डन करना है उस ऑब्जेक्ट पे कुछ ना कुछ अमाउंट पे क्या करना पड़ेगा, वहां पे फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। बिकॉज विदाउट फोर्स वर्क इज नॉट डन, क्योंकि बिना फोर्स के हम कोई भी वर्क डन नहीं कर सकते हैं। नाउ अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे सेकेंड पॉइंट की, सो सेकेंड पॉइंट हमारा होगा यहाँ पे द ऑब्जेक्ट शुड मूव from its position ऑफ रेस्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इस पॉइंट का मीन्स ये है कि जब हम उस ऑब्जेक्ट पे क्या करेंगे, फोर्स को अप्लाई करेंगे, देन वो ऑब्जेक्ट क्या करना चाहिए, मूव करना चाहिए अपनी पोजीशन से। मीन्स अगर वो रेस्ट स्टेट में था, रेस्ट कंडीशन में था, तो आफ्टर अप्लाइंग फोर्स अप्लाई होने के बाद उसे कुछ ना कुछ डिस्टेंस क्या करना है, वहाँ पे मूव करना है। देन हम बोलेंगे वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे हुआ है वर्क डन। सो इन अदर वर्ड्स हम इस पॉइंट को कुछ इस तरह से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। सो इन अदर वर्ड्स, देयर शुड बी अ डिस्प्लेसमेंट, देयर शुड बी अ डिस्प्लेसमेंट, और देयर शुड बी a change in the shape or size of the ऑब्जेक्ट। सो अदर वर्ड से हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। मीन्स जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी और जो फाइनल पोजीशन होगी आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, वो दोनों क्या होनी चाहिए, वो दोनों डिफरेंट होनी चाहिए। या फिर हम बोल सकते हैं वहाँ पे कि आफ्टर अप्लाइंग फोर्स जो ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट की जो शेप थी उसमें कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए, या फिर उसके साइज में कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकंड पॉइंट और सेकंड कंडीशन फॉर वर्क टू बी डन। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द थर्ड कंडीशन। अब हम बात करते हैं थर्ड कंडीशन की। सो इन थर्ड कंडीशन द डिस्प्लेसमेंट must be because of the force applied and should be in the direction of the फोर्स अप्लाइड। मीन्स डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा मस्ट होगा यहाँ पे। बिकॉज अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, हमने फोर्स अप्लाई की ऑब्जेक्ट पे, उस बॉडी पे, बट कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, देन उस कंडीशन में वहाँ पे वर्क डन भी नहीं होगा। सो डिस्प्लेसमेंट इज मस्ट फॉर डूइंग वर्क। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ यहाँ पे डायरेक्शन की, सो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होना चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए जिस डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। सपोज हमारे पास यहाँ पे एक सरफेस है, इस सरफेस पे ये हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास है m। हमने क्या किया, इस ब्लॉक था जो ये मास m का, इस पर एक फोर्स अप्लाई की। आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, इस जो ये बॉक्स था हमारा, जो ये ऑब्जेक्ट था, इसमें क्या हुआ, यहाँ पे इसने मूव किया। क्या किया, इसने मूव किया इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो इसने क्या किया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट शो किया। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन की, तो फोर्स की भी डायरेक्शन क्या थी हमारी, यही डायरेक्शन थी। देन इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, इस केस में हम बोल सकते हैं कि हमने क्या किया, हमने इस ब्लॉक पे, इस ऑब्जेक्ट पे क्या किया, हमने वर्क किया, इस पे वर्क डन किया। बिकॉज यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हमारा जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द
3 कंडीशंस फॉर वर्क टू बी डन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमने कंडीशंस को पढ़ा कि वर्क डन होने के लिए क्या कंडीशंस चाहिए। अब हम बात करते हैं सिचुएशंस फॉर नो वर्क डन, यानी कि वो क्या सिचुएशंस होगी जिन सिचुएशंस में हम बोलेंगे कि वर्क नहीं हुआ है। सो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर हमने क्या किया यहाँ पे, व्हेन अ फोर्स इज, सबसे फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पे बोल सकते हैं व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड बट देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। अगर हमने क्या किया, हमने फोर्स तो अप्लाई की है बट कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ वहाँ पे, देन हम उस केस में क्या बोलेंगे, हम उस केस में बोलेंगे कि जो वर्क था वो वहाँ पे नहीं हुआ, मीन्स नो वर्क डन, वहाँ पे कोई वर्क डन नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक सिंपली बात करूँ यहाँ पे एग्जाम्पल की, इफ़ अ पर्सन इज पुशिंग अ लॉक्ड डोर, अगर कोई पर्सन क्या करे, किसी लॉक्ड डोर को पुश करे, देन ही इज अप्लाइंग फोर्स, तो वो क्या कर रहा है वहाँ पे उस डोर पे फोर्स को अप्लाई कर रहा है, बट द डोर डज नॉट ओपन। सो लेकिन वहाँ पे उसके बाद भी क्या हुआ, वहाँ पे डोर जो है वो ओपन नहीं होगी। इवन तो अ फोर्स इज अप्लाइड देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वहाँ पे उस पर्सन ने क्या किया, उस पर्सन ने वहाँ पे उस डोर पे फोर्स तो अप्लाई की, तो वहाँ पे उसके बाद भी क्या हुआ, उसके बाद भी कोई वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, और अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है देन वहाँ पे वर्क भी नहीं हो रहा है। सो सबसे फर्स्ट सिचुएशन क्या होगी कि अगर हम फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं बट कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, देन उस केस में हम क्या बोलेंगे, उस केस में हम बोलेंगे नो वर्क डन और जीरो वर्क डन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड केस की, सेकंड सिचुएशन की। सो व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट and the object moves but not because of the applied force. For example, so यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करता हूँ यहाँ पे। सो सबसे फर्स्ट एक बार मैं पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई की, फोर्स अप्लाई हुई, वो ऑब्जेक्ट ने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट ने मूव किया, बट जो ऑब्जेक्ट था वो उसने मूव जो किया वो उस अप्लाइड फोर्स की वजह से नहीं किया जो हम उस पर अप्लाई कर रहे थे, देन फिर भी उसने क्या किया, वहाँ पे मूवमेंट शो किया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल की यहाँ पे बात करूँ, सपोज इफ अ मैन कैरीज अ सूटकेस स्ट्रिक्टली हॉरिजॉन्टली, he does no work with respect to gravity because the force of gravity acts vertically downwards and the angle between the displacement of the suitcase and the direction of force becomes 90 degree. Now dear students, यहाँ पे मैं सिंपली बात कर रहा हूँ, सपोज कोई पर्सन था हमारा, उसने क्या किया, उसने एक सूटकेस को होल्ड किया हुआ है, क्या किया है, उसने एक सूटकेस को होल्ड किया हुआ है। नाउ अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ग्रेविटी की, सो उसने उसको होल्ड किया है हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली होल्ड नहीं किया, क्योंकि अगर वो वर्टिकली होल्ड करता तो उस पर क्या होता, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे क्या होती, अप्लाई होती, उस पर उसको अपोज करती उसके मूवमेंट को, बट वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। नाउ अब अगर मैं सिंपली बात करूँ, सो कुछ टाइम बाद जो पर्सन था जिसने उस जो सूटकेस था उसको होल्ड किया था, वो कुछ टाइम बाद क्या करेगा, वो अपनी बॉडी में क्या करेगा, फील करेगा एनर्जी का जो लेवल था वो क्या हो गया, डाउन हो गया। नाउ एनर्जी वहाँ पे यूज हुई है कहीं ना कहीं उस सूटकेस को होल्ड करने के लिए, बट फिर भी वहाँ पे क्या हुआ, बट फिर भी वहाँ पे कोई भी, एक तरह से हम सिंपली बोल सकते हैं उस डायरेक्शन में वहाँ पे क्या हुआ, उस डायरेक्शन में वहाँ पे मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, जिस डायरेक्शन में वो क्या कर रहा था, वो उस बैग को या उस सूटकेस को क्या कर रहा था, होल्ड कर रहा था। नाउ अब अगर मैं वहाँ पे बात करता हूँ, सो वहाँ पे क्या हुआ, फोर्स तो एक्ट हुई नाउ, लेकिन वो फोर्स उस पर्सन की नहीं थी। सो इस केस में भी क्या होगा, वहाँ पे इस केस में भी नो वर्क डन होगा, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं क्या होगा, वहाँ पे जीरो वर्क डन हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द सिचुएशंस ऑफ नो वर्क डन। ये सब क्या है हमारी, ये सब हमारी सिचुएशंस हैं किसकी, नो वर्क डन की। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी सभी सिचुएशंस नो वर्क डन के लिए और कंडीशंस फॉर वर्क टू बी डन।
नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं जो बेस्ड होगी हमारी वर्क डन पे। सो लेट्स मूव ऑन टू दी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल है, अ मैन पुशेज अ हैवी बॉक्स with a force of 450 Newton through a distance of 30 meter in its direction. Now what is the work done by him? So एक मैन था जो एक बहुत ही हैवी बॉक्स को क्या कर रहा था, पुश कर रहा था by a force of 450 न्यूटन थ्रू अ डिस्टेंस, एक डिस्टेंस उसने मूव किया, यानी कि सिंपली बोल सकते हैं वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ 30 मीटर्स का, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स को क्या कर रहा था, अप्लाई कर रहा था। नाउ सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे गिवन डाटा को नोट करेंगे। सो फोर्स यहाँ पे गिवन है कितनी, 450 न्यूटन्स गिवन है। नाउ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा 30 मीटर्स का। नाउ वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क डन इज इक्वल टू 450 into 30, then work done is equal to 13500, means 13,500 Newton मीटर, और वी कैन सिंपली से जूल्स। सो डियर स्टूडेंट्स, इस केस में हमारा वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन कितना होगा वहाँ पे, वो हो जाएगा हमारा 13,500 न्यूटन मीटर्स, और वी कैन सिंपली से 13,500 joules. So dear students, this is how you can simply solve this numerical. So dear students, बिल्कुल easy numerical था, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड numerical था हमारा यहाँ पे। आई होप यहाँ पे आपको ये numerical समझ में आ गया है। Now let's move on to the next numerical. next numerical पे अब हम यहाँ पे move करते हैं। Now next numerical में हमें यहाँ पे क्या given है, an engine does 82,500 joule of work by exerting a force of 1500 newtons. Now डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हुआ, एक इंजन था जो इतना वर्क कर रहा था हमारा, कब वर्क कर रहा था, जब उस पर फोर्स अप्लाई होती थी उतनी। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है, किसको फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट ऑल दी गिवन क्वांटिटीज जितनी भी हमारी उनको लिखते हैं हम यहाँ पे। सो वर्क कितना हुआ, वर्क हो गया हमारे पास 82500 जूल्स। नाउ फोर्स कितनी है हमारी, 1500 न्यूटन। सो ये हमें डाटा गिवन था। नाउ वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। देन हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन फोर्स। नाउ अगर हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करें, वर्क डन हमारा 82500 अपॉन 1500। सो यहाँ पे जब हम इनको आगे सोल्व करेंगे, फर्दर डिवाइड करेंगे, सो ये हमारे पास अराउंड आ जाएगा यहाँ पे 55 मीटर्स। सो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ हमारा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया 55 मीटर्स। मीन्स जो वो इंजन था ट्रेन का, या जो भी इंजन था वो कितना डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे शो करेगा, वो करेगा 55 मीटर्स डिस्प्लेसमेंट शो। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया है न्यूमेरिकल। सो बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल था हमारा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे हम यहाँ पे मूव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा यहाँ पे, वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग 200 kg ऑफ वाटर through a vertical height of 6 meters. Assume g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है कितना वर्क डन होगा अगर हम 200 kg ऑफ वाटर को क्या करेंगे, लिफ्ट करेंगे वर्टिकली एट अ हाइट ऑफ 6 मीटर। 6 मीटर्स की हाइट पे अगर हम 200 kg वाटर को लेकर जाएंगे वर्टिकली, सो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा वहाँ पे। नाउ सबसे फर्स्ट हम अपने वैल्यूज को पुट करते हैं यहाँ पे। सो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है यहाँ पे मास कितना हो गया हमारा यहाँ पे 200 kg। नाउ हमें गिवन है हाइट कितनी है 6 मीटर्स। नाउ हमें गिवन है जी, ग्रेविटी की वैल्यू गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो है हमारी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये केस हमारा कौन सा है, ये केस है हमारा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन का, वर्क डन फाइंड करना था। देन उसके लिए हमने क्या फॉर्मूला यूज करना है, सो वर्क डन इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। सो हमें ये फॉर्मूला यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। नाउ वैल्यूज को पुट करते हैं। मास कितना हो गया हमारा
200 हो गया kg। ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है हमारी 10 है और हाइट कितनी है 6 मीटर्स थी। नाउ आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गॉट 1200 जूल्स। सो ये क्या होगा हमारा, ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा वर्क डन। मीन्स हमें इतना वर्क डन करना पड़ेगा, मीन्स हमें 12,000 जूल्स और 12,000 न्यूटन मीटर्स का हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, जिससे हम क्या करेंगे, जिससे हम 200 kg वाटर को क्या कर सकते हैं, वर्टिकली क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं टू अ हाइट ऑफ 6 मीटर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया है अच्छे से। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज के हमारे जितने भी टॉपिक्स से लेक्चर गए वो सभी आपको समझ में आ गए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, जो है हमारा एनर्जी। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सभी टॉपिक्स आपको समझ में आ गए। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।